प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का आप टॉपिक देख ही रहे हो यहाँ कि हमारा कक्षा 12th का कॉमर्स का लेसन नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय, यानी कि आज का जो लेसन है हमारा वो हम पढ़ेंगे साझेदारी का सामान्य परिचय। कि साझेदारी क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, इस लेसन का पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में बेसिक आपको बता देता हूँ कि इस लेसन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये लेसन हमारा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी की परिभाषा क्या है, साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी विशेषताएं क्या है, व इसके प्रकार क्या हैं, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट इसके अंदर पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे साझेदारी संलेख का अर्थ, यानी कि साझेदारी संलेख क्या होता है, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, अगर साझेदारी संलेख हमने बना लिया, अगर उसको लागू नहीं किया तो उसके अभाव में लागू होने वाले नियम क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि साझेदारों के पूंजी खाते, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो किस तरीके से रखे जाते हैं, क्या वो स्थिर पद्धति से रखे जाते हैं या परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हैं। तो स्थिर व परिवर्तनशील पद्धति यानी विधि से किस प्रकार से खाते बनाए जाते हैं, और स्थिर व परिवर्तनशील विधि में क्या क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में भी इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा कि साझेदारों के लाभों का विभाजन, यानी कि आपको पता होगा जब साझेदारी की जाती है तो इसके अंदर, यानी कोई भी अगर फर्म है जो कोई व्यापार करती है तो उसको या तो लाभ होता है या क्या होती है, उसको हानि होती है। तो अगर लाभ होता है तो उसका विभाजन, या हानि होती है तो उसका विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, और उसका विभाजन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका विभाजन करने के लिए हमें लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाना होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है इसमें पॉइंट अगला कि पूंजी तथा आहरणों पर, यानी कि जो साझेदार होंगे वो फर्म के अंदर क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। और उसके बाद वो उस फर्म से क्या निकालेंगे, अपना पैसा निकालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं आहरण। तो यानी साझेदार जो है वो पूंजी तथा आहरणों पर उन्हें किस प्रकार से उनको ब्याज दिया जाएगा, तो उस ब्याज की गणना भी किस प्रकार से की जाएगी, वो आज की कक्षा में हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे साझेदारी फर्म के बंद हुए खातों का समझना, यानी कि जब कई बार क्या होता है कि साझेदारी हमारी जो फर्म चलती होती है इसमें हम जो लेखांकन करते हैं, तो लेखांकन करने के बाद कुछ क्या है कि हमारे जो लेखे होते हैं वो लेखे करने से रह जाते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, तो जब कई बार क्या होता है कि फर्म के जो खाते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तो बंद कर देने के बाद भी कई बार क्या होता है उसमें कुछ ट्रांजेक्शन लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे कि साझेदारी फर्म के बंद हुए खातों में किस प्रकार से समायोजन किया जाता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि साझेदारी को न्यूनतम, यानी कि जो साझेदार होता है उसको न्यूनतम लाभ का आश्वासन या गारंटी का समझें। यानी कि कई बार क्या होता है कि कोई भी साझेदार या तो वो फर्म को क्या कर देता है कि वो लाभ की गारंटी देता है कि मैं आपको इतना लाभ कमा कर दूंगा, या कई बार क्या है कि जो फर्म होती है वो किसी साझेदार को क्या कर देती है, ऐसी गारंटी दे देती है कि वो उसको कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर लाभ के रूप में देगी। तो ये पॉइंट हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उसमें ये दिया गया है कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है, या उसकी साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन तीनों के बारे में आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। नंबर 1 है अपना साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। तो आज की इस कक्षा में आपको बताता हूं कि साझेदारी का क्या अर्थ होता है और इसकी क्या परिभाषा दी हुई है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि साझेदारी से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। कौन से अधिनियम है, 1932 के अंदर, यानी कि जो साझेदारी से संबंधित प्रावधान है वो किस में दिए गए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। उसके बाद इसमें आता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 को, और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर पर छोड़कर क्यों लागू होता है, क्योंकि ये जो अधिनियम था वो कब बना था, 1 अक्टूबर 1932 को बना था, इसलिए ये जो अधिनियम है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। उसके बाद बात आती है यहाँ कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व हमारे देश के अंदर कौन सा जो नियम था वो चलता था। तो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व
पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविदा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुबंध अधिनियम, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना 1872 में दिए गए थे। यानी कि जो साझेदारी अधिनियम, मैं आपको इस पैराग्राफ के अंदर मेन चीज़ें क्या बता देता हूँ कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को। यानी कि जो साझेदारी अधिनियम है वो कब लागू हुआ, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। और इसके आगे लिखा हुआ है कि ये जो अधिनियम था ये कब लागू हुआ था, 1 अक्टूबर 1932 को, और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था। यानी किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी कि ये जो अधिनियम था ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था। और इसके बाद आता है कि अगर मान लो ये जो अधिनियम बना था, कब बना था, 1 अक्टूबर 1932 को, तो 1 अक्टूबर 1932 से पहले इस पर कौन से प्रावधान लागू होते थे, इस पर प्रावधान कौन से लागू होते थे, इसके अंदर इससे पूर्व थे साझेदारी से संबंधित जो प्रावधान थे वो थे भारतीय संविदा, यानी संविदा को हम क्या बोलते हैं, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो भारतीय संविदा यानी अनुबंध अधिनियम 1872 क्या था, इसमें जो प्रावधान लागू होते थे इससे पूर्व। अब आता है कि इसके अंदर जो मेन जो चीज़ है उसमें बताते हैं, आपको बता देते हैं कि साझेदारी का आशय क्या है कि व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से, यानी जो हम साझेदारी की बात करते हैं तो साझेदारी के अंदर हम क्या देखते हैं कि साझेदारी का आशय व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कितने, 2 या 2 से। तो एक बात यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रही है कि कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए इसमें, साझेदारी में 2 व्यक्ति होने चाहिए। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा अनुसार, किसी वैधानिक व्यापार, वैधानिक का मतलब लीगल यानी कानूनी तौर पर, तो वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं। व्यवसाय में क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, पूंजी यानी कैपिटल लगाते हैं। उसके बाद कहता है कि प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं, यानी जो भी उनके पास योग्यता होती है उसका समूह में उपयोग करते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जैसे 11वीं के अंदर आपने क्या देखा था कि वहाँ हमने एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा था, यानी एकल फर्म के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रबंधकीय योग्यता का जो प्रयोग करते हैं, और जितने भी साझेदार वो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं, तथा जो भी इनमें लाभ होते हैं, तो वैसे देखो हम बिजनेस करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि हमें क्या हो रहा है, लाभ होना चाहिए। तो वो तो अलग बात है कि लाभ के साथ साथ देखो बिजनेस के अंदर रिस्क तो रहता है, कि लाभ के साथ साथ क्या हो सकती है, हानि भी हो सकती है। तो इसमें कहता है कि लेकिन ये मान के ये चल रहे हैं कि लाभों को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। अगर हानि भी होती है तो हानि को भी क्या किया जाता है, इसमें आपस में बांटा जाता है। अब यहाँ पे देखो बात आती है किसकी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। तो यानी जो हमारा जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है उसके अनुसार देखो 1932 में क्या लिखा गया साझेदारी के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, यानी जो धारा 4 यानी सेक्शन 4 के अनुसार, तो 4 के अनुसार क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि साझेदारी उन व्यक्तियों के, यानी साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को, कैसे व्यवसाय, ऐसे व्यवसाय को जिसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा, यानी कि उसका संचालन क्या है, या तो उन सभी के द्वारा हो रहा है या सभी के द्वारा ना हो करके उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा, यानी किसी एक साझेदार को क्या कर दिया, उन्होंने नियुक्त कर दिया। जैसे इसके अंदर मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँ कि जैसे किसी फर्म के अंदर क्या है, फर्म के अंदर कुल आपके 4 साझेदार हैं, जिसके अंदर मैं नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए साझेदार हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ये 4 साझेदार हो गए। या तो इस फर्म को क्या कर सकते हैं, ये चारों चला सकते हैं, या फिर क्या हुआ, इन चारों में से किसी एक के द्वारा, यानी मान लो इसमें क्या कर दिया, इन तीनों ने ए को नियुक्त कर दिया, यानी कि फिर फर्म कौन चला सकता है, ए चला सकता है। तो इसलिए कहता है या तो ये सामूहिक रूप से यानी सभी चला सकते हैं, या इनमें से कोई एक के द्वारा क्या किया जाता है, इस फर्म को चलाया जाता है। उसके बाद कहता है कि साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं, अब अपने कहते हैं कि जो साझेदारी इसके अंदर क्या होते हैं, व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उन व्यक्तियों को हम व्यक्तिगत रूप से तो क्या कहते हैं, साझेदार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर जो साझेदारी फर्म के अंदर व्यक्ति शामिल होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से क्या बोला जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से तो उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से हम उनको बोल सकते हैं साझेदार। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है। और अगर इन्हें हम सामूहिक रूप से कहें तो सामूहिक रूप से इन्हें किस नाम से जाना जाता है, फर्म के नाम से। तो सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से इसे हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो सामूहिक रूप से इसे क्या बोला जाता है, फर्म के नाम से जाना जाता है। और ये कहता है कि जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है, अब जो साझेदारी है इसका कोई नाम भी होगा, तो जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो साझेदारी का जो व्यवसाय किया जाता है जिस नाम से किया जाता है, तो इसका नाम क्या होता है, तो जो भी नाम रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्म का नाम। तो इसे हम किस रूप में जानते हैं, फर्म के नाम के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट कौन सा, कि सबसे पहले हमने पढ़ लिया इसके अंदर की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, इसकी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार इसकी क्या परिभाषा थी, वो मैंने आपको मेन इसमें पॉइंट बता दिए कि अगर व्यक्तिगत रूप से इसमें माना जाता है क्या उसको बोलते हैं साझेदार बोलते हैं, सामूहिक रूप से उसको क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है, और जिस नाम से इससे चलाया जाता है उसे हम फर्म का नाम कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब आता है अगला पॉइंट अपना जो आज की कक्षा का लास्ट पॉइंट है, जिसके अंदर हम बात करते हैं साझेदारी की आवश्यकता के बारे में। तो देखो, जो व्यवसाय था तो वो पहले भी चल रहा था, आपने पढ़ा ही होगा 11वीं के अंदर, एकल व्यापार भी चल रहा था, लेकिन साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी साझेदारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कि एकल व्यापार भी तो चल ही रहा था, एक व्यक्ति जो था वो भी तो व्यवसाय चला रहा था, लेकिन जो साझेदारी फर्म है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आप जान लेते हैं। देखो, इसमें क्या कहता है कि सीमित पूंजी, अब जब एक साझेदार होगा तो उसके पास क्या होती है, सीमित पूंजी होती है। फिर कहता है कि सीमित प्रबंध, यानी प्रबंध क्षमता जो होती है वो भी उसके पास क्या है, सीमित। फिर कहता है कि क्षमता व चातुर्य, यानी कि उसके पास जो जितना दिमाग होता है वो भी क्या सीमित होता है। अनिश्चित दायित्व, अब एक व्यापारी होगा तो वो क्या होगा, उसका दायित्व अनिश्चित होगा। आदि एकाकी व्यापार की कमियां, ये सारी कमियां किसकी हैं, एकाकी व्यापार की। तो एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए, यानी जितनी भी ये कमियां थी कौन कौन सी, एक तो सीमित पूंजी हो गया, उसके बाद सीमित प्रबंध हो गया, फिर हो गया क्षमता व चातुर्य, उसके बाद कहता है कि अनिश्चित अस्तित्व आदि एकाकी व्यापार की ये क्या थी, कमियां थी। और इन कमियों को दूर करने के लिए ही साझेदारी का क्या हुआ, उद्भव हुआ, यानी इसका जन्म हुआ। इसके बाद कहता है कि पूंजी कार्यकुशलता अनुभव की पूर्ति के लिए साझेदारी की क्या की गई, स्थापना की गई। अब आपको पता है कि एकल जो व्यापारी हो, यानी एक व्यापारी हो, उसके पास पूंजी भी क्या होगी, कम होगी, उसके पास कार्यकुशलता यानी कार्य करने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी, और उसके पास क्या है, जो अनुभव होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम इसके अंतर्गत जो साझेदारी की स्थापना है उसमें क्या होता है, पूंजी कार्यकुशलता और अनुभव की पूर्ति के लिए किसकी स्थापना की जाती है, साझेदारी की स्थापना की जाती है। इसके बाद कहता है कि वास्तव में यह विकेंद्रित साधनों का केंद्रीकरण है, यानी जो संसाधन है हमारे वो क्या है, विकेंद्रित है, उनका क्या करना, केंद्रीकरण करना। जैसे इसके आगे लिखा हुआ कि जैसे कहीं पर पूंजी है तो कहीं पर क्या है, प्रतिभा। तो आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के पास तो क्या होती है, पूंजी बहुत अधिक होती है, और कईयों के पास क्या होती है, प्रतिभा बहुत अधिक होती है, यानी व्यवसाय को चलाने के उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर अनुभव काफ़ी होता है। तो इन जो अलग अलग जो स्थानों पर ये क्या पड़े, हमारे जो संसाधन पड़े हैं, जो साधन पड़े हैं, यानी विकेंद्रित साधन पड़े हैं, उनका क्या करना, केंद्रीकरण करना। यानी कि जैसे कहीं पर पूंजी है तो कहीं पर क्या है, प्रतिभा है, तो उनको क्या करना, एक जगह पर लगाकर कार्य करना, यानी लाभ कमाना, उसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी की आवश्यकता एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए हुई है। यानी जो साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई वो क्यों हुई, कि एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। तो अब मैं वापस आपको बता दूं कि जो साझेदारी की आवश्यकता में जो एकाकी व्यापार की कमियां तो कौन कौन सी थी, एक तो सीमित पूंजी, यानी उनके पास पूंजी क्या थी, सीमित थी। उसके बाद इनके पास जो प्रबंध था वो भी क्या था, सीमित था। उसके बाद इनके पास जो क्षमता थी, इनके पास चातुर्य था, जो अनुभव था वो भी क्या था, कम था। और इनका जो अस्तित्व था वो भी क्या था, अनिश्चित था। यानी एक जो व्यापारी था वो क्या है, कभी भी उसको कोई भी कार्य हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उस कार्य को करने के लिए जाएगा, इसलिए क्या है, उसका जो अस्तित्व है वो क्या है, अनिश्चित है। आदि ये क्या थी, एकाकी व्यापार की कमियां थी, और इन कमियों को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ, साझेदारी का जन्म हुआ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली जो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।